हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो बच्चों ये अभी हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 जिसका हमारा ये है पार्ट 4, जिसमें हमारे ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा क्योंकि इस पार्ट 4 के अंदर हम टेक्निक्स जो हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेक्निक्स ऑफ फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने जो दी थी उसको पूरी तरह कवर करेंगे और इस चैप्टर को भी रैप अप करेंगे। बाकी इसमें एक डिफरेंस है, वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो और अगर ज़रूरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना अगर आपको उसके लिए भी एक वीडियो चाहिए। अभी मैंने बिज़नेस, जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं फिर बता दूं कि ये मेरा चैनल है जिस पे जनरली मैं क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ जो है 2023 एंड 2024 सेशन वाले बच्चों के लिए पूरी कवर करूँगा। प्रॉमिस है ये मेरा, सबके लिए पूरे सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना क्योंकि तुम्हारे भाई को भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और बहुत मेहनत लगती है यार नोट्स बनाने में, फिर तुम्हें समझाने में। और इससे पहले मैंने टेलर के प्रिंसिपल्स पे भी वीडियो बनाई है जो पार्ट 3 है, तो प्लीज़ वो गो थ्रू कर लेना क्योंकि जो हेनरी फियोल की वीडियो थी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है, 100+ व्यूज़ हो चुके हैं। तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। वैसे इतनी बड़ी बात कोई नहीं है लेकिन मेरा चैनल नया है तो काफ़ी मोटिवेट किया है उस चीज़ ने मेरे को। तो प्लीज़ टेलर के प्रिंसिपल्स की मैंने वीडियो डाली थी कल परसों, तो उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन काफ़ी कम था। तो प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलर के प्रिंसिपल्स वाली वीडियो भी देख लेना। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। तो टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे और 7 टेक्निक्स दी थी, तो उन टेक्निक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो इन्हें टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब ये टेक्निक्स दी क्यों थी टेलर ने ये टेक्निक्स इसलिए दी थी ताकि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, उनके एप्लीकेशन को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। विच मीन्स कि टेलर ने ये टेक्निक्स एज अ सपोर्ट सिस्टम दी थी, किसके लिए? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के लिए। सो दीज टेक्निक्स हेल्प इन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी कि ये जो टेक्निक्स है ना ये हेल्प करती हैं प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करने में। तो एक मैनेजर को किन प्रिंसिपल्स को किन जगह पे यूज़ करना है उसको हेल्प करेंगी ये टेक्निक्स कि कैसे वो उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन को और अच्छे से यूज़ कर सकता है। यानी कि किसी भी मैनेजर को ये जो टेक्निक्स है ना, टेलर ने जो 7 टेक्निक्स दी हैं, ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं किसी भी मैनेजर को ये बताने में कि वो किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को कहाँ पे अप्लाई कर सकता है और कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकता है। So basically these techniques are given by Taylor to enhance the application of the scientific principles when a manager manage things in an organization। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स दी गई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर टेलर द्वारा। सो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो टोटल 7 टेक्निक्स थी। फर्स्ट थी फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड थी सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसके बाद जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये जो चारों टेक्निक्स थी ये बेसिकली वर्क स्टडी के अंदर आती थी। तो किसी भी वर्क की स्टडी करने के लिए टेलर ने ये 4 टेक्निक्स दी थी: मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड मोशन स्टडी, एंड लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। So these 7 techniques are given by Frederick Winslow Taylor to enhance the application of the scientific principles. So first technique थी हमारी functional foremanship। अब ये जो functional foremanship टेक्निक थी ये बेसिकली 2 शब्दों से मिलके बनी है, फंक्शन एंड फोरमैन। विच मीन्स टेलर इस टेक्निक से ये कहना चाहते थे कि एक वर्कर जब एक काम को करता है तो उस काम को टेलर ने डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो कि होता भी है। एक काम बहुत छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया टेलर ने। अब टेलर का मानना ये था कि जब एक वर्कर एक काम करता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस उसे परफॉर्म करने होते हैं, तो उस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को वो वर्कर अच्छे से परफॉर्म कर सकें, इसलिए टेलर का ये मानना था कि एक काम के अंदर हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक फोरमैन यानी कि एक सुपरवाइज़र रखना चाहिए जो उसको एक स्पेशलाइजेशन तक पहुंचा सके, जिससे वर्कर का जो काम हो वो पूरी तरीके से क्वालिटी वर्क हो। सो यही बेसिकली टेलर का मोटिव था कि उन्होंने क्या किया, एक वर्क के अंदर जितने भी फंक्शंस एक वर्कर को परफॉर्म करने पड़ते हैं उस हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक क्या रखा, फोरमैन यानी कि सुपरवाइज़र रख दिया। सो फॉर ईच फंक्शन देयर इज़ अ स्पेशलिस्ट ऑफ फोरमैन। तो यही मैंने कहा, हर फंक्शन के लिए एक स्पेशलिस्ट रख दिया। अकॉर्डिंग टू टेलर दिस टेक्निक
टेलर वांट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क बाय ईच वर्कर। सो इस टेक्निक का मेन मोटिव ये था टेलर का लाने का कि वो चाहते थे कि वर्कर्स का जो काम है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन हो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को ऑटोमेटिकली अचीव कर लें वर्कर के इतने प्रोडक्टिव वर्क के थ्रू। ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक थी ये टोटली कॉन्ट्रास्ट थी यूनिटी ऑफ कमांड की। अब मैं बताता हूँ कैसे वो कॉन्ट्रास्ट थी। सो यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल था जो फ्योल ने दिया था। सो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो था वो ये कहता था कि एक टाइम पे एक सुपीरियर ही एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा, यानी कि डुअल सबॉर्डिनेशन, दो दो सुपीरियर एक टाइम पे एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता था। लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप में देखो टेलर ने क्या कहा। टेलर ने कहा कि जो एक वर्कर यानी कि एक सबॉर्डिनेट जो काम करता है उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और हर डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए उसने एक एक क्या रख दिया, सुपीरियर। यानी कि एक काम का इतना क्वालिटी से किया जाए कि हर फंक्शन जो उस काम के अंदर परफॉर्म हो रहा है, हर फंक्शन को सुपरवाइज करने के लिए एक फोरमैन हो। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक ये कहती थी कि हर एक सबॉर्डिनेट पे कितने सुपीरियर्स होंगे, 8 सुपीरियर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, विच मीन्स वन सबॉर्डिनेट को 8 सुपीरियर क्या कर रहे होंगे, सुपरवाइज कर रहे होंगे। तो अगर हम बोले तो हम कह नहीं सकते कि फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक थी टेलर की वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट थी यूनिटी ऑफ कमांड की, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता था कि एक सुपीरियर ही एक टाइम पे ऑर्डर दे सकता है एक सबॉर्डिनेट को, लेकिन यहाँ पे तो 8 सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट के ऊपर सुपरवाइज कर रहे हैं ताकि क्वालिटी ऑफ आउटपुट अचीव किया जा सके उस वर्कर के वर्क के थ्रू। दिस टेक्निक इंक्लूड्स डिवीजन ऑफ वर्क एज वेल एज टू ऐड स्पेशलाइजेशन, विच मीन्स इस टेक्निक के अंदर टेलर ने डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल जो था फ्योल का उसे भी इंक्लूड किया था ताकि स्पेशलाइजेशन ऐड हो। अब ये बेसिकली एक चार्ट है जिस तरीके से टेलर ने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया था। तो टेलर ने एक ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट्स या दो इंचार्ज के अंदर डिवाइड कर दिया था, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर उन्होंने अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग फोरमैन्स रखे थे। पहला था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, प्लानिंग के अंदर थे 4 और प्रोडक्शन के अंदर थे 4। प्लानिंग के अंदर थे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर थे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि प्लानिंग के अंदर कौन से वाले थे और प्रोडक्शन के। तो मैं एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। प्रोडक्शन के अंदर सारे बॉस आते हैं ये समझ लो, और प्लानिंग के अंदर सारे क्लर्क आते हैं ये समझ लो। ऐसे आपको याद हो जाएगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कभी प्लानिंग के अंदर ये वाले लिख देते हैं। तो ऐसे याद रखो कि प्लानिंग के अंदर सारे क्लर्क आएंगे और प्रोडक्शन के अंदर सारे बॉस आते हैं जनरली। तो अब इनके फंक्शंस मैं बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मेन काम था इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, नाम में ही छुपा है। रूट क्लर्क का काम था जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन के लिए जो पाथ, जिस पाथ से होते हुए गुजरना है वो रूट को क्लियर करना, रूट क्लर्क का काम था। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टाइम एंड कॉस्ट शीट बनती है, उसको प्रिपेयर करना टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम था। डिसिप्लिनेरियन का काम था डिसिप्लिन मेंटेन करना हर एस्पेक्ट में काम के। अब प्रोडक्शन के अंदर थे 4 फोरमैन्स। स्पीड बॉस को मेन इंश्योर करना था कि टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन हो एक जॉब का या एक टास्क का। गैंग बॉस का मेन काम था मशीन्स और टूल्स को प्रोवाइड कराना वर्कर्स को जब उन्हें ज़रूरत हो। रिपेयर बॉस का काम था जब कोई भी मशीन अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको रिपेयर करके टाइमली क्या कराना, प्रोवाइड कराना वर्कर्स को। एंड इंस्पेक्टर का काम था इंस्पेक्ट करना सारे काम को, विच मीन्स इंस्पेक्टर इंश्योर्स द इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द वर्क डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये थी हमारी टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन अलग होता है और सिंप्लीफिकेशन अलग है, दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक का ये कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने हर फेज़ के अंदर जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, हर फेज़ के अंदर उन्हें एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है अपने हर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए। ठीक है, इनका ये मानना था कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड मेंटेन रखेगी अपने हर काम के अंदर तभी तो वो अपना स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव कर पाएगी। देयरफॉर स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक रेफर्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड एट एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि हर फेज़ में बिजनेस के ऑपरेशन के अंदर आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखोगे तभी तो अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव कर पाओगे।
एग्जाम्पल मैंने दिया है टेम्परेचर, लाइटनिंग एंड ह्यूमिडिटी। इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। मान लो एक केक बनाने वाली ब्रांड है या कंपनी है। अब वो केक बनाती है, उन्होंने केक अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया होगा, कभी ख़राब बना होगा, कभी सही बना होगा, लेकिन एक टेम्परेचर पे उन्होंने देखा कि उनका केक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बेक हुआ, यानी कि परफेक्ट बेक हुआ। तो अब क्या करना चाहिए, उन केक बनाने वाली कंपनी को उस टेम्परेचर को अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिसाइड कर देना चाहिए। विच मीन्स वो जो टेम्परेचर जिस पे उनका केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ था, उस टेम्परेचर को अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर बना लो कि जब भी आप केक बनाओ तो उसी टेम्परेचर पे अपना ओवन सेट करो। तो यही होता है, विच मीन्स अपने हर एलिमेंट को इतना स्टैंडर्डली मेंटेन रखो कि आप अपने काम को इतना स्टैंडर्ड के साथ करो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो जाए। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक कहती थी। स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक के मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। स्टैब्लिश करना स्टैंडर्ड को, एक लेवल मेंटेन रखना अपने काम का हर एस्पेक्ट में। किस किस चीज़ में स्टैंडर्ड अचीव करना था स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक का मेन ऑब्जेक्टिव? क्वालिटी में अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखना, अपनी परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उसको भी स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक ही बनाओ, अगर दो डिसाइड किए तो दो ही बनाओ। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में भी एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना। तो ऑल ओवर इस टेक्निक का मेन मोटिव था कि अपने हर काम के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, ताकि आप हर बार उस काम को उसी स्टैंडर्ड से परफॉर्म करो, जिससे आपका गोल और हमेशा आउटपुट जो हो वैसा ही मिले जैसा आपको हमेशा से मिलता आ रहा है। सेकेंड टेक्निक इसी के अंदर जो आती है वो है सिंप्लीफिकेशन। इट इज़ लाइक इट्स नेम। इसका मतलब इसके नाम से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक का ये कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी अननेसेसरी वैराइटीज़ को नहीं रखना चाहिए। तो ये टेक्निक बेसिकली यही कहती थी कि अपने प्रोडक्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन को काफ़ी सिंपल रखो, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ मत रखो, ज़्यादा टाइप्स रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा साइजेस रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी एलिमेंट्स को हमेशा क्या करो, रिमूव करो अपने प्रोडक्शन के अंदर से, और अपने प्रोडक्शन के मेथड्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखो। सिंपल रखने का मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा साइजेस रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा टाइप्स रखने की ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक इस चीज़ पे भी काफ़ी फोकस करती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने रिसोर्स हैं ना, उसी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। अब वो जितनी वैरायटी बढ़ाएगी उसे उतना ज़्यादा क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। विच मीन्स वैरायटी में भी चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन उन्हें फिर भी क्या कर रहे हैं, वो अननेसेसरी वैरायटी ला के अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक ये कहती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्शन को शुरुआती दौर में काफ़ी सिंपल रखना चाहिए, और अपनी इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना चाहिए। अपने स्टॉक को उतना ही रखना चाहिए जितना वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जितना वो सेल करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं का फुलर यूटिलाइजेशन करके अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी टेक्निक पे। लेकिन तीसरी टेक्निक को करने से पहले जो हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टेक्निक है, ये बेसिकली हमारी वर्क स्टडी के अंदर आती है। तो पहले ये समझ लेते हैं वर्क स्टडी क्या होता है। वर्क स्टडी के नाम से ही क्लियर हो रहा है, वर्क स्टडी का मतलब है किसी भी वर्क की स्टडी करना। अब किसी भी वर्क की स्टडी करने के लिए हमें उसके अंदर चार एलिमेंट्स को स्टडी करना होता है, कि वो काम किस मेथड से किया जा रहा है, वो उस काम में किस तरीके के मोशंस किए जा रहे हैं वर्कर्स द्वारा, कितना रेस्ट इंटरवल्स की ज़रूरत है वर्कर्स को, और कितना टाइम लग रहा है वर्कर्स को। तो एक काम को स्टडी करने के लिए ना, एक वर्क की स्टडी करने के लिए, सो वर्क स्टडी का मतलब है इट रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, यानी कि एक वर्क को साइंटिफिकली स्टडी करना। तो वर्क स्टडी करने के लिए हमें चार स्टडीज़ करनी पड़ती हैं: मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड टाइम स्टडी। सो दीज आर आवर फोर नेक्स्ट टेक्निक्स विच वी हैव टू स्टडी। सो ये जितनी भी आप टेक्निक्स, वैसे ये कोई टेक्निक नहीं है वर्क स्टडी, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, मेथड स्टडी, अगली आप पढ़ोगे मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, ये सारी टेक्निक्स हमारी वर्क स्टडी के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। तो वर्क स्टडी कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन वर्क को स्टडी करने के लिए इन चारों टेक्निक्स को परफॉर्म किया जाता है। तो थर्ड टेक्निक है हमारी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है
वर्कर्स जिस मेथड से एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं उस मेथड को स्टडी करती है। सो मेथड स्टडी रिफर्स टू स्टडी द मेथड बाय विच अ वर्कर इज डूइंग अ वर्क। सो मेथड स्टडी का मेन मोटिव होता है कि बेस्ट मेथड को फाइंड करना किसी भी काम को करने का। सो इसीलिए ये कहा जाता है इट रेफर्स टू फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क। मेथड स्टडी बेसिकली क्या कर रही है कि जो वर्कर जिस मेथड से काम कर रहा है ना, पहले उस मेथड को स्टडी कर रही है और फिर उस मेथड को स्टडी करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस लाने हैं उसको एक स्टैंडर्ड मेथड बनाने के लिए, वो इसका मेन मोटिव होता है मेथड स्टडी का। अब मेथड स्टडी का मेन मोटिव ये होता है कि एक बेस्ट मेथड को डेवलप करना। अब बेस्ट मेथड का मतलब क्या है? बेस्ट मेथड का मतलब है एक ऐसा मेथड जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और उस मेथड से क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अचीव की जा सके। ये जो मेथड स्टडी टेक्निक है इसके अंदर एक सुपरवाइज़र वर्कर्स जिस मेथड से काम कर रहे हैं उस मेथड को स्टडी करता है चार्ट्स के थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू। यानी कि जो एनालिसिस किया जाता है मेथड का जिससे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो किया जाता है चार्ट्स और ऑपरेशन रिसर्च के बेसिस पे। ठीक है, तो मेथड स्टडी बेसिकली यही होता है कि स्टडी करना मेथड की जिससे वर्कर्स काम कर रहे हैं और उस मेथड जिससे वो अभी एग्जिस्टिंग मेथड से काम कर रहे हैं उस मेथड को कन्वर्ट करना एक स्टैंडर्ड और एक बेस्ट मेथड में। बेस्ट मेथड का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जिस मेथड की और क्वालिटी हाई से हाई हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक कंपनी है जो कि कार मैन्युफैक्चर करना चाहती है। अब ये कंपनी ना अपना बेस्ट मेथड डेवलप कर रही है, देखो यहाँ पे। ठीक है, वो सोच रही है कि रॉ मटेरियल उसे किस कंपनी से लेना है या कहाँ से लेना है जिससे उनकी कॉस्ट कम हो, उसको असेंबल कहाँ पे करवाना है, किस ब्रांड से हमें असेंबल करवाना है, किस फैक्ट्री के अंदर हमें असेंबल करवाना है, हमें कहाँ पे अपने मेंस के लिए, हमें कहाँ पे अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको उनको कहाँ पे प्लेस प्रोवाइड करनी है काम करने के लिए, और मशीन्स कैसी तरीके के हैं। ये तो ये एक पूरा मेथड ही तो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें कार को मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करने का मेथड। तो यही होता है मेथड स्टडी, जिसमें आप एक ऐसा बेस्ट मेथड ढूंढ रहे होते हो जिसमें कॉस्ट कम से कम हो और जिससे क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फोर्थ आता है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी नाम से ही समझ आ रहा है मोशंस को स्टडी करना। तो मोशन स्टडी एक ऐसी टेक्निक की जिसके थ्रू वर्कर्स एक काम को करते हुए जो भी मोशंस कर रहे हैं उसको स्टडी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मोशन स्टडी को करने का? तो मोशन स्टडी को परफॉर्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट करना अननेसेसरी मूवमेंट्स को या अननेसेसरी मोशंस को जो एक वर्कर काम को करते समय कर रहा है। यानी कि ऐसे मोशन जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, उनको एलिमिनेट करके होगा क्या? उनको एलिमिनेट करके जो टाइम है वो सेव किया जाएगा और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर्स को कुछ काम दिया है, वर्क दिया है कुछ। अब वर्कर्स उस काम को 2 घंटे में कर रहे हैं। अब उस 2 घंटे में कैसे कर रहे हैं वो उस काम को? देखो, काम 1 घंटे के लिए वो पूरा परफॉर्म करते हैं, आधे घंटे के में वो अपनी बातचीत करते हैं, मजाक हंसी मजाक कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं और आधे घंटे का वो लंच कर रहे हैं। विच मीन्स अगर हम देखें तो सिर्फ प्रोडक्टिव मूवमेंट जो है उनकी वो 1 आवर वर्क में हो रही हैं। बाकी वो जो ये 2 काम कर रहे हैं, लंच को भी अगर हम छोड़ दें तो वो जो हाफ एन आवर की कन्वर्जेशन वो आपस में कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं? कि वो बाहर जा रहे हैं, एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे हैं, ताज-वाज खेल रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं? नहीं। विच मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, देखो वो 2 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि टाइम भी वेस्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मतलब काम एफिशिएंटली भी नहीं हो रहा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब वर्कर्स ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो उनकी दिहाड़ी भी ज़्यादा घंटे की लगेगी, है ना? तो अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एनालाइज किया कि ये जो कन्वर्जेशन कर रहे हैं ये तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, और ये जो हाफ एन आवर का लंच है ये भी हाफ एन आवर में नहीं होना चाहिए, 15 मिनट्स तक हो जाता है लंच। तो इन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मोशन स्टडी के थ्रू एनालाइज किया जाता है और इनको एलिमिनेट किया जाता है। अब देखो, जब मोशन स्टडी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन ने उनके अननेसेसरी मोशंस को या मूवमेंट्स को एलिमिनेट किया, तो देखो अब वर्कर्स जो है ना वो उसी काम को 1 घंटे में कर दे रहे हैं ख़त्म, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बच रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी बच रही है और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर पा रही है, विच मीन्स कॉस्ट भी कम, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है क्योंकि वर्कर्स को अब ज़्यादा दिहाड़ी भी देने की ज़रूरत नहीं है और कम टाइम में अच्छे से काम हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम। तो यही होता है मोशन स्टडी टेक्निक। अब बात करते हैं अगली टेक्निक की। तो अगली टेक्निक है फिफ्थ टेक्निक, जिसका नाम है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होती है? टाइम स्टडी देखो नाम से ही समझ आ रहा है, टाइम को स्टडी करना। तो टाइम स्टडी टेक्निक के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन
ये स्टडी करती है कि एक वर्कर किसी भी वर्क को करने में कितना टाइम ले रहा है। इस टाइम स्टडी को करने का एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या करना, डिसाइड करना, जिस स्टैंडर्ड टाइम में वो काम एक्चुअली में हो सकता है। सो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टाइम अ वर्कर टेक फॉर डूइंग अ वर्क। टाइम स्टडी का मतलब है टाइम को सीधा साधा स्टडी करना, जितने टाइम में एक वर्कर एक काम को कर रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि स्टडी को करा क्यों जाता है। पहला, टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक वर्कर है, ये दूसरा वर्कर है। एक वर्कर उसी सेम काम को 30 मिनट में करता है और दूसरा वर्कर उसी सेम काम को 1.5 आवर्स में करता है। तो बताओ यहाँ पे मतलब अगर हम देखें तो दोनों जो वर्कर्स हैं, मतलब वो काम 30 मिनट्स में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 and 30 मिनट में ही होगा। लेकिन क्योंकि ये वर्कर क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है उस काम को करने में, जबकि ये काम कम से कम 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो सकता है। विच मीन्स उस स्टैंडर्ड टाइम को भी फाइंड आउट करना, ठीक है, वो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक काम कम से कम कितने टाइम में हो सकता है और क्या कोई एम्प्लॉय उतने टाइम में कर पा रहा है। तो फिर तो हर किसी को उतने ही टाइम में करना चाहिए। तो इस टाइम स्टडी का पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक स्टैंडर्ड टाइम को सेट करना एक काम को करने के लिए। दूसरा, टू नो द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, क्योंकि जब एक काम को स्टडी किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि उस काम को करने में कहीं एम्प्लॉयज़ तो नहीं कम पड़ रहे, इसीलिए टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने रिक्वायर्ड हैं एक काम को करने के लिए, वो भी इससे स्टडी कर लेते हैं हम। और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट कितनी देनी चाहिए वो भी स्टडी कर लेते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही बेसिक। मान लो एक वर्कर है, वो एक काम कर रहा है, उसने उस काम को 2 घंटे लगाए करने में। नाउ थ्रू टाइम स्टडी ऑर्गेनाइजेशन एनालाइजेस दैट द वर्क कैन डन इन लेस आवर्स इफ़ मोर एम्प्लॉयज़ आर देयर। अब टाइम स्टडी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने ये एनालाइज किया कि ये काम में अगर एक दो एम्प्लॉयज़ हम और डाल दें या वर्कर्स और इंक्लूड करें तो उस काम को लेस आवर्स में परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या किया ऑर्गेनाइजेशन ने, टाइम स्टडी करने के बाद उन्होंने उसी सेम वर्क के लिए अब एक की जगह कितने वर्कर्स रखे, 3 वर्कर्स रखे। ठीक है, अब वो काम 2 घंटे की बजाय कितने टाइम में हो जा रहा है, 30 मिनट में। इससे क्या हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अब ये एक वर्कर क्या लेता था, 2 घंटे की दिहाड़ी लेता था, ये 3 वर्कर सिर्फ 30 मिनट की दिहाड़ी लेंगे। तो देखो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव हो गया, लेबर कॉस्ट भी डिसाइड हो गई कि उन लेबरों को कितनी कॉस्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड टाइम भी डिसाइड हो गया कि 30 मिनट के अंदर ये 2 घंटे वाला काम हो सकता था कम से कम। ठीक है, अगर हम 3 एम्प्लॉयज़ को रखते हैं तो देखो हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए काम को करने में वो भी डिसाइड किया टाइम स्टडी के थ्रू, कितना स्टैंडर्ड टाइम में वो हो सकता है वो भी डिसाइड किया, और कॉस्ट भी डिसाइड कर ली लेबर्स की। तो तीनों देख रहे हो आप, जो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ लिखे उन तीनों को इस एग्जाम्पल में हमने समझ लिया। And this study not only focus on time but also focus on the frequency and volume of task। हाँ, ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइम स्टडी परफॉर्म करती है ना टेक्निक, तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि काम को बस वो एनालाइज नहीं करती, वो ये भी देखती है कि काम कितना ज़्यादा है और कितना कॉम्प्लेक्स है और एक वर्कर उसे कितनी बार कर रहा है। क्योंकि मान लो अगर एक वर्कर एक छोटा सा काम कर रहा है और उसमें वो 30 मिनट लगा रहा है, वहीं एक वर्कर उससे 4 गुना हार्ड काम कर रहा है और वो 1 घंटा लगा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सिर्फ हम टाइम ही स्टडी करें, हमें टाइम की स्टडी करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी बार उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है और कितना कॉम्प्लेक्स टास्क वो कर रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली मैं बोलूँ तो यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट ये है क्योंकि ये ऐसा काम कर रहा है जो इसके इस वाले एम्प्लॉय के काम से 4 गुना हार्ड है, फिर भी ये 1 घंटे में कर रहा है। लेकिन ये वाला वर्कर आसान काम को भी 30 मिनट लगा रहा है। तो सिर्फ टाइम के बेसिस पे इवैल्यूएशन नहीं होना, इवैल्यूएशन करना है हाउ द कॉम्प्लेक्स द वर्क इज़ एंड हाउ मच टाइम द वर्कर इज़ डूइंग द वर्क। ठीक है, तो टाइम स्टडी इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी 6th टेक्निक जिसका नाम है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है, फटीग का मतलब है टायर्ड, यानी कि थकान। तो फटीग स्टडी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन ये स्टडी करती है कि एक वर्कर को एक काम करते हुए कितने रेस्ट इंटरवल्स की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स है कि एक वर्कर जब किसी काम को करता है तो कॉन्टीन्यूसली काम जब वो करेगा तो उस काम को करते करते थकेगा भी, यानी कि फटीग होगी, उसे थकान होगी। और उस थकान के साथ क्या होगा, जब एक वर्कर को फटीग होती है ना, एक वर्कर जब लंबे टाइम तक काम करता है और वो टायर्ड होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है और सिक भी हो सकता है वर्कर, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का।
तो बेसिकली फटीग स्टडी का मेन मोटिव होता है ये डिसाइड करना कि कितने रेस्ट इंटरवल्स चाहिए एक वर्कर्स को एक काम को करते हुए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर ब्रेक इज़ नीडेड ड्यूरिंग द वर्क फॉर द एम्प्लॉयज़। टेलर का ये मानना था कि ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को काम के दौरान, बिकॉज जब वो फटीग होते हैं यानी कि जब उनको थकान हो जाती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उस टाइम पे उन्हें थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। अब यहाँ पे रेस्ट इंटरवल्स भी डिपेंड करते हैं कि कोई वर्कर कितने बार काम को परफॉर्म कर रहा है और किस अमाउंट का काम कर रहा है। अब अगर कोई वर्कर थोड़ा सा काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे को ब्रेक चाहिए, तो उसे नहीं देना चाहिए कायदे से कुछ टाइम में, कि उसने 5 मिनट काम किया और बोल रहा है ब्रेक दे दो, नहीं। लेकिन अगर वहीं कोई वर्कर 5 मिनट बहुत हैवी काम कर रहा है, लोड ले रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी सामान उठा रहा है और 10 बार उठा चुका है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको तो देना चाहिए। विच मीन्स रेस्ट इंटरवल्स आर टोटली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क अ वर्कर इज़ डूइंग। नाउ जब एक वर्कर को जब रेस्ट इंटरवल्स दिए जाते हैं ना टास्क के बीच में, या जब जो भी वो काम कर रहा है उसके बीच में, तो उसकी फटीग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उसकी थकान कम हो जाती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वापस से इंक्रीज़ हो जाती है। एंड स्टेमिना जो हो जाता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि स्टेमिना लॉस होता है ना जब आप काम करते हो, तो स्टेमिना भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो ऑल एंड ऑल फटीग स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे वर्कर्स को एक काम के दौरान कितने रेस्ट इंटरवल्स की ज़रूरत है उसे डिटरमाइन करना। क्योंकि काम कोई भी वर्कर, अगर कोई भी पर्सन कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करेगा तो ऑफकोर्स उसको टायर्डनेस होगी, वो थकेगा, और जब वो थकेगा तो वो काम को उस प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाएगा जो वो इनिशियली करते आ रहा था। देयरफॉर ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसे ब्रेक दोगे वर्कर को, तब उसकी प्रोडक्टिविटी वापस आएगी, उसका स्टेमिना जो है वो वापस इंक्रीज़ होगा, और साथ ही साथ उसकी टायर्डनेस भी कम हो जाएगी। सो फिर वो वापस जब काम को स्टार्ट करेगा तो एक नए सिरे से करेगा उसी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट टेक्निक की, जिसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के नाम में ही छुपा है, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट एंड वेज सिस्टम मतलब जो उन्हें वेज दी जाती है। यानी कि ये टेक्निक कहती है, और टेलर का ये मानना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर फाइनेंशियल इंसेंटिव एक्ट एज अ मोटिवेटर टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बहुत सिंपल सी बात कही है। टेलर का ये मानना था कि किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी एक इंडिविजुअल को आप मोटिवेट कर सकते हो थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि अगर आप उसको ज़्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करोगे तो ऑफकोर्स एक पर्सन ज़्यादा मोटिवेट होगा। तो मोटिव क्या था इस टेक्निक का, यानी कि टेलर का या बेसिकली इस टेक्निक का क्या मोटिव था एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के वेज प्रोवाइड करने का। सो द मोटिव ऑफ दिस टेक्निक फर्स्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। यानी कि जिनको हाइयर वेज रेट मिलता था उन्हें एफिशिएंट वर्कर्स कहला देना, और जिन्हें लोअर वेज रेट मिलता था उन्हें इनएफिशिएंट वर्कर्स कहला देना। तो डिफरेंशिएशन करना वर्कर्स के अंदर, जो एक स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव कर रहे हैं वो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं। तो पहला मोटिव तो यही था कि एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करना कि कौन एफिशिएंट वर्कर हैं और कौन इनएफिशिएंट वर्कर्स है। दूसरा, जब आप डिवाइड कर दोगे ना वर्कर्स को दो कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिकली जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगी कि हमें भी हाइयर वेज रेट चाहिए, तो वो भी क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। सो बेसिकली सेकंड मोटिव इज़ टू मोटिवेट अदर वर्कर्स विच आर नॉट गेटिंग द हाइयर वेज रेट। तो उन वर्कर्स को भी मोटिवेट करना जो इनएफिशिएंट वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब उनमें एक अंदर से आग रहेगी ना कि मेरे को भी वो हाइयर वेज रेट चाहिए, जब उसको मिल पा रही है तो मेरे को क्यों नहीं मिल पा रही। एंड थर्ड मोटिव इज़ टू गेट द पोटेंशियल आउटपुट। ऑफ कोर्स है, जब वो देखेंगे कि मेरे साथ के एम्प्लॉय को तो मेरे से ज़्यादा वेज रेट मिल रही है, तो मुझे भी इसकी बराबर की वेज रेट चाहिए, तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल से काम करेंगे। विच मीन्स अभी तक जो वो सिंपली काम कर रहे थे, अब वो जितना कर सकते थे उससे और 1x 2x ज़्यादा लगाएंगे काम के अंदर, ताकि उन्हें भी हाइयर वेज रेट मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि जो एफिशिएंट वर्कर्स थे ना उन्हें मिलता था हाइयर वेज रेट। विच मीन्स वेज रेट दो अलग अलग
कैटेगरी में बांट दिया था। जो एफिशिएंट वर्कर्स थे उन्हें मिलता था हाइयर वेज रेट, जो इनएफिशिएंट वर्कर्स थे उन्हें मिलता था लोअर वेज रेट। अब होता क्या था, टेलर का ये मानना था कि वर्कर्स में भी कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड करो, तभी तो जो वर्कर्स इनएफिशिएंट की कैटेगरी में आते हैं वो किस कैटेगरी में आना चाहेंगे, एफिशिएंट की कैटेगरी में। तो वो और बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू करेंगे और इसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली किसको जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बेनिफिट मिल जाएगा कि हर वर्कर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम करना शुरू कर देगा। तो ऑटोमेटिकली जब अच्छा काम करेंगे वर्कर तो ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी ही तेज़ी से अपने गोल की तरफ बढ़ने लगेगी। अब हम इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि ऑल ओवर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम टेक्निक कहती क्या थी। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक ए वर्कर रखा है और एक बी वर्कर रखा है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्टैंडर्ड आउटपुट क्लियर कर दिया है कि स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि जो वर्कर 100 या 100 से ज़्यादा कवर करेगा, यानी कि जो 100 या 100 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा वो एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में चला जाएगा, और जो इस स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करेगा वो इनएफिशिएंट वर्कर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब ए जो था, ए कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, देखो 110 यूनिट्स, विच मीन्स कि ए स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ए जो है वो एफिशिएंट वर्कर था, इसीलिए ए को क्या मिल रही थी, हाइयर वेज रेट। वहीं बी वर्कर की अगर मैं बात करूँ तो बी सिर्फ 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, विच मीन्स लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो बी को कैसी वेज रेट मिलेगी, लोअर वेज रेट। अब देखो बी के मन में ना एक मोटिवेशन रहेगी कि इसे हाइयर वेज रेट मिल रही है तो ये भी इस कैटेगरी से यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा। तो यही मेन मोटिव था टेलर का। तो टेलर इसीलिए चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी एंड द वर्क दे आर डूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे है। अब देखो ए ज़्यादा कर रहा है तो ऑफकोर्स उसे उसका इंसेंटिव मिल रहा है, बी नहीं कर रहा अच्छे से काम या स्टैंडर्ड आउटपुट से कम, तो इसलिए उसे उसका इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। तो यही यही थी टेलर की। तो ये हो गई हमारी सारी टेक्निक्स टेलर की। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि सारी नोटिफिकेशन, सारी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो सारी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए। ओके बाय।